Okay, see now. Special points in life insurance accounts. Now we are talking about life insurance company accounts. Huh? So what are the special points in that? I mean, few concepts are there which we already know, but since it is given, so let us quickly have an overview. Reinsurance. आपको पता होगा reinsurance means when several insurance companies come together for accepting single risk. मतलब जैसे अगर मैं एक कंपनी के पास गई एक कंपनी और अगर मैंने 1 करोड़ का इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदा पूरे कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है, तो अब 1 करोड़ का पूरी कंपनी, एक ही कंपनी तो नहीं उठा पाएगी इतना ह्यूज एक्सपेंस, इतना ह्यूज अमाउंट अगर क्लेम सेटल करने का टाइम आएगा तो बिगिनिंग से ही ए कंपनी क्या करती है, बी कंपनी, सी कंपनी, डी कंपनी की हेल्प लेकर चारों मिलकर वो शेयर करते हैं। कस्टमर है वो ए का ही, बट ए कंपनी अप्रोचेस टू बी, सी एंड डी कंपनी। आया समझ में? री इंश्योरेंस मीन्स इंश्योरेंस कंपनी has to ensure that particular risk which is of huge losses, maybe claim settlement के टाइम पे huge losses में convert हो वो, जैसे करोड़ों में, तो इतना ह्यूज लॉस को ना एक कंपनी नहीं उठा पाती, देयरफॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी टेक्स हेल्प ऑफ अनदर इंश्योरेंस कंपनी, सो दैट पर्टिकुलर सिंगल रिस्क इज टेकन बाय सेवरल इंश्योरेंस कंपनीज, मे बी 2 or more, maybe 3 4 companies, maybe 10 companies together. ओके, सो इन री इंश्योरेंस का मतलब ऐसा होता है, जो मैंने आपको 100 करोड़ का 100 करोड़ का, हाँ बराबर, एग्जाम्पल दिया था पहले। 100 करोड़ का अगर एक क्लाइंट अगर इंश्योरेंस लेने आता है तो वो पॉसिबल नहीं है ना एक इंश्योरेंस कंपनी उठा पाए, तो इसलिए क्या करती है, ए इंश्योरेंस कंपनी बी इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच करती है। 2 कंपनी से भी नहीं पॉसिबल होता है तो 3 इंश्योरेंस कंपनी साथ में आके वो इंश्योरेंस पॉलिसी को हैंडल करते हैं, ठीक है। और प्रीमियम किसको पे किया जाता है, जो पर्टिकुलर एक क्लाइंट है वो अपनी कंपनी को ही प्रीमियम पे करेगा, जैसे ए इंश्योरेंस कंपनी, तो ए इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, बी सी डी के साथ शेयर करती है वो प्रीमियम, दैट मीन्स प्रीमियम पे करना पड़ता है। और अगर अगर क्योंकि अब मेरा बिजनेस मैंने आपसे शेयर किया ना, हमने ये ऑलरेडी किया है एफआरए में, क्योंकि री इंश्योरेंस जब मैंने आपको दिया दैट इज सीडेड, 2 तरीके के री इंश्योरेंस सीखे हैं ना हमने, री इंश्योरेंस सीडेड एंड री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। सो री इंश्योरेंस सीडेड में जब मैं आपको अपने कस्टमर शेयर कर रही हूँ, मैं अपना बिजनेस आपसे शेयर कर रही हूँ, सो ए कंपनी को कमीशन मिलता है, किससे, कंपनी बी सी एंड डी। आया समझ में? कमीशन मिलेगा और प्रीमियम पे करना पड़ेगा कंपनी ए को, ठीक है। और लास्ट होता है प्रीमियम, कमीशन एंड क्लेम। क्लेम कैसे सेटल होता है, पहले इंश्योरेंस कंपनी ए पूरा क्लेम सेटल करती है और फिर जो पोर्शन में बी, कंपनी सी, कंपनी डी का प्रपोर्शन होता है वो आप मतलब कंपनी ए को रीइम्बर्स कर देते हो। आया समझ में? इन शॉर्ट, जब क्लेम सेटलमेंट का टाइम आता है तो चारों मिलके क्लेम सेटल करते हैं एक क्लाइंट को, ठीक है, तो उसे कहते हैं री इंश्योरेंस। ये तो सीडेड का एग्जांपल दिया, एक्सेप्टेड में बिल्कुल उल्टा होता है, आपने ऑलरेडी एफआरए में इसके पूरे सम्स किए हुए हैं। एक्सेप्टेड मतलब आप ए कंपनी ने देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है री इंश्योरेंस सीडेड एंड री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। तो री इंश्योरेंस सीडेड मतलब आपने अपना कस्टमर किसी को दिया, शेयर करना पड़ा आपको अपनी पॉलिसी को किसी और कंपनी के साथ, कंपनी, हाँ, एक कंपनी दूसरी कंपनी से शेयर करती है। और एक्सेप्टेड में क्या होता है, जब सामने वाली कंपनी आपको ऑफर दे रही है कि आप री इंश्योरेंस में आ जाओ मेरे पास, कि मेरा क्लाइंट, मेरा कस्टमर 1 1 करोड़ 2 2 करोड़ की पॉलिसी मांग रहा है, तो मैं अकेले तो नहीं उठा पाऊंगी, तो मैंने ले लिया है लेकिन आप मुझे उसको री इंश्योर करके दो। सो जब मैं एक्सेप्ट करती हूँ ऑफर किसी और अनदर कंपनी, अनदर इंश्योरेंस कंपनी का, इन दैट केस वो री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड हो जाता है, ठीक है। मेरी कंपनी ने एक्सेप्ट किया, मतलब ऑफर लिया री इंश्योरेंस का किसी और कंपनी से, तो उसे कहते हैं री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। और इंश्योरेंस सीडेड मतलब मेरी कंपनी ने किसी और इंश्योरेंस कंपनी को री इंश्योरेंस दिया,
ठीक है, उसे कहते हैं री इंश्योरेंस सीडेड। अब आ जाओ नेक्स्ट, सरेंडर। सरेंडर का मतलब जब आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को आगे प्रीमियम नहीं भर पा रहे, फ्यूचर पॉलिसीज नहीं, फ्यूचर में ये पॉलिसी कैरी ऑन नहीं करना चाहते हो, प्रीमियम नहीं भर पा रहे हो आप इतना, यू आर नॉट इन द पोजिशन टू पे फ्यूचर प्रीमियम्स, तो आप क्या करते हो, सरेंडर कर देते हो। मतलब आप क्या बोलते हो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को कि मैं प्रीमियम नहीं भर पा रही हूँ, देयरफॉर कैंसिल ऑल माय राइट्स, जो भी मेरे, जो जितना मेरा अमाउंट था वो अब तक का वो आप पे कर दो, और बाकी फ्यूचर में मैं प्रीमियम नहीं भर पाऊंगी। सो बीच में ही मैच्योरिटी से पहले ही आप जब भी पॉलिसी को बंद करवाते हो, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ, ड्यू टू आई मीन जब आप उतनी एबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटीज नहीं है आपको फ्यूचर प्रीमियम पे करने की, ठीक है, तो आप कंपनी को क्या बोलते हो, बंद कर दो, पॉलिसी बंद कर देना मैच्योरिटी पीरियड से पहले, उसे कहते हैं सरेंडर करना। तो सरेंडर के टाइम पे आपको कॉमन सेंस है, आपको ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ भी नहीं मिलता है, मिलेगा आपको। तो जो जितना अमाउंट आपको कंपनी पे करती है ना प्रोपोर्शनेटली, उसको कहते हैं बेनिफिट्स पेड, ठीक है। और उसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, सरेंडर वैल्यू फैक्टर, फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है 0.4, 0.5, 0.80, ऐसा कैलकुलेट किया जाता है प्रोपोर्शनेटली, इनटू पेड अप वैल्यू, कितना पे करना चाहिए, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये आपको इतना डिटेल में वैसे पढ़ना को नहीं ध्यान देना है। अब आ जाओ नेक्स्ट, बोनस टू पॉलिसी होल्डर। आप पॉलिसी होल्डर्स को ना बोनस दिया जाता है, आपको पता होगा ये बोनस, सरप्लस इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू पॉलिसी होल्डर इन द फॉर्म ऑफ बोनस। जब भी कंपनी के पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स होते हैं ना, तब कंपनी इसे पॉलिसी होल्डर्स के साथ शेयर करती है बोनस के फॉर्म में। बोनस का रेट कंपनी डिसाइड करती है, इट इज फिक्स्ड बाय कंपनी। और कैसे दिया जाता है, आप पॉलिसी होल्डर के अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है। तो समझो एग्जाम्पल, कभी अगर आप प्रीमियम नहीं भर पा रहे हो, 3-4 महीने का प्रीमियम आउटस्टैंडिंग हो गया, नहीं भर पा रहे पॉलिसी होल्डर, तो उसे बोनस के साथ एडजस्ट किया जाता है, उसे कहते हैं बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम। ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है एफआरए में, प्रैक्टिकल सम्स में। बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम मतलब आपको बोनस कंपनी दे रही है, समझो समझो 3 लाख रुपए, और आपका जो 3 महीने का प्रीमियम है वो है 90,000 रुपीज़, ठीक है, 3 महीने का प्रीमियम है 90,000 रुपीज़, बहुत ज़्यादा है, कम कर दो, 50,000 रुपये, चलो 3 महीने का प्रीमियम कितना बनता है, 50,000 रुपये। तो आपने भरा ही नहीं है, 3 महीने से प्रीमियम नहीं भरा है, तो जो आपको कंपनी 3 लाख रुपए बोनस देने वाली है ना, उसमें से पाँच पाँच 50,000 रुपये जो 3 महीने का प्रीमियम है वो अपने पास रख लेगी, और बाकी का बचा हुआ 2.5 लाख रुपए वो आपको दे देगी बोनस के नाम पे। तो इसीलिए तो इसे कहते हैं बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम, मतलब प्रीमियम को हमने एडजस्ट कर लिया, किसके साथ, बोनस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट होता है एन्युटीज। आपको मैंने बताया था ये पेंशन प्लान्स होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ही सिर्फ प्रोवाइड करती है ये एन्युटीज, ये जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में ऑप्शन नहीं होते। तो अगर आपको रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो, या रिटायरमेंट के बाद आपकी इनकम बंद हो जाएगी, सैलरी बंद हो जाएगी, इनकम जनरेट होना बंद हो जाती है, तो ऐसे लोगों के लिए पेंशन प्लान्स होते हैं, और जो पेंशन प्लान्स होते हैं ना उन्हें कहा जाता है एन्युटीज। मतलब जब जब पॉलिसी होल्डर रिटायर हो जाएगा, तब आपको कंपनी रिटायर्ड पर्सन को एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी 6 मंथ्स, जैसे आप बोलो वैसे आपको पेंशन पे किया जाता है। अब एन्युटी, जनरली एन्युटी का मतलब होता है एनुअली, एनुअली मतलब एवरी ईयर, पर आपको लगता है कि नहीं मुझे महीने भर का चाहिए, हर महीने चाहिए घर चलाने के लिए, तो हर महीने भी मिल सकता है। और वैसे होता है ये एनुअली है, कैलकुलेट इसको एनुअली किया जाता है। फिर आपको मंथली चाहिए तो डिवाइड बाय 12 करके कंपनी आपको एवरी मंथ आपके अकाउंट में डिपॉजिट करती है। यस, उससे भी बोनस पेड, सॉरी बेनिफिट्स पेड बोला जाता है। आपको याद होगा बेनिफिट्स पेड, याद है बेनिफिट्स पेड, शेड्यूल नंबर 1 होता था प्रीमियम, शेड्यूल नंबर 2 कमीशन, शेड्यूल नंबर 3 बोनस पेड, बेनिफिट्स पेड, याद आया। और नहीं, शेड्यूल नंबर 2 होता था क्लेम्स, और शेड्यूल नंबर 3 कमीशन,
एंड शेड्यूल नंबर 4 होता था बेनिफिट्स पेड, याद आया? तो उसी बेनिफिट्स पेड में आपको बोनस, एन्युटीज, सरेंडर वैल्यू, ये सब आपको दिखाना होता है। इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, ma'am. या अब देखो लास्ट, लाइफ Yes, ma'am. अश्योरेंस फंड। हाँ, अब लाइफ अश्योरेंस फंड क्या होता है? ये ना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से जेनरेट करती है। क्या होता है ये ना जब आप कंपनी, आपके कंपनी के पास ज़्यादा इनकम्स हो गए, रिसिप्ट्स ज़्यादा हो गए एज कंपेयर टू एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स ओवर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, तब आप क्या करते हो? जो जो एक्स्ट्रा इनकम्स आपके पास हो गई है ना, उसमें से कुछ पोर्शन निकाल कर आप रिजर्व करते हो कल के लिए, कि मे बी कॉन्टीजेंसीज के लिए या सडन एक्सपेंसेस हो गए, तो आप रिजर्व करके रखते हो। रिजर्व करके रखने के लिए आप एक अकाउंट क्रिएट करते हो, उसे कहते हैं लाइफ अश्योरेंस फंड अकाउंट। ठीक है, ये एक रेवेन्यू अकाउंट में ही क्रिएट किया। व्हाइल प्रिपेयरिंग रेवेन्यू अकाउंट, द ओपनिंग बैलेंस इज शोन हियर एट द स्टार्टिंग पॉइंट। आपको याद होगा प्रीमियम अकाउंट में हम लोग ये लाइफ अश्योरेंस फंड से डील करते थे। ठीक है, उसके बाद ही तो हम वो 50% फायर इंश्योरेंस में और 100% मैराइन इंश्योरेंस में रिजर्व को साइड करते थे। याद आया आपको? 50% फायर इंश्योरेंस एंड प्रीमियम Yes, में से ma'am. साइड। 100% marine. हाँ, Huh? 100% मैराइन इंश्योरेंस, ये प्रोविजन होता था ना। तो ये प्रोविजन कहाँ से निकाला जाता है? आपके प्रीमियम में से। और कहाँ क्रिएट किया जाता है? लाइफ अश्योरेंस फंड में। ठीक है, बुक्स टू बी मेंटेन्ड, आपको पता है ये बुक्स टू बी मेंटेन्ड में रेवेन्यू अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट होता है। इंश्योरेंस, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो लाइफ इंश्योरेंस का होता है वो इज एसेटेंड आफ्टर एवरी 2 years। मतलब ऑडिट उसकी कब कब होगी? आफ्टर एवरी 2 years। बैलेंस, द बैलेंस इन द रेवेन्यू अकाउंट इज ट्रांसफर टू लाइफ इंश्योरेंस फंड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। तो ये बताया गया है कि जो रेवेन्यू अकाउंट में बैलेंस होता है वो लाइफ इंश्योरेंस फंड में ट्रांसफर करना पड़ता है। कब? एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। ठीक है, ये बुक्स मेंटेन करने की बात चल रही है। अब आपको इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट इज टू बी शोन इन द रेवेन्यू अकाउंट। अगर आपको कोई भी इनकम आ रही है इंटरेस्ट से, डिविडेंड से, रेंट से, तो उसे भी तो आप अपने रेवेन्यू अकाउंट में दिखाते हो ना। रेवेन्यू अकाउंट में दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? Yes, ma'am. या Yes, ma'am. आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स देयर फॉर्म, मतलब उसमें से कोई टीडीएस अगर आपने भरा हुआ है तो वो लेस करके आपको दिखाना है। हाउएवर प्रोविजन फॉर टैक्स हैज टू बी मेड बाय टेकिंग इनकम एट अ ग्रॉस फिगर, मतलब टैक्स मुझे बाद में दिखानी है। जब मैं ग्रॉस पूरी सारी इनकम ले लूंगी तब मुझे टैक्स माइनस करनी है, मतलब लास्ट में। बिल्कुल। Expenses or incomes not related to particular insurance business should be shown in the profit and loss account. कुछ कुछ एक्सपेंसेस इनकम्स ऐसे होते हैं जो इंश्योरेंस बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं, तो इसीलिए उसको पीएनएल अकाउंट में दिखाना पड़ता है। यस, ये भी मुझे भी पता है। ये तो जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये इनकम हो गई, लेकिन ये फर्नीचर से रिलेटेड है, ये इंश्योरेंस बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्टली रिलेटेड है। तो इसके लिए मैं इसको रेवेन्यू अकाउंट में ना दिखाकर पीएनएल में दिखाती हूँ। ठीक है, एसेट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी शुड बी इन्वेस्टेड इन फॉलोइंग मैनर। जितनी भी कंपनी की एसेट्स हैं, प्रीमियम जितना भी आपके पास जमा होता है, आपकी इनकम, आपकी एसेट्स, उसका 25% मिनिमम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, अप्रूवल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना जरूरी है, मैंडेटरी है। लेस देन 25% इन गवर्नमेंट और अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। और क्या? लेस देन 25% मतलब 20%, 18%, 23%। किस में इन्वेस्टमेंट करना है? या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, या तो अदर अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। और बैलेंस, बैलेंस मतलब देखो 25, सपोज यहाँ पे 20 किया, तो 20 + 25 कितना थे? 45। तो 100 में से 45 गया तो कितना बचा? 55। बैलेंस, द बैलेंस इन एनी अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू लिमिटेशंस, कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस। ये आप कहीं भी कर सकते हो, लेकिन अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। कोई भी एरी गैरी इन्वेस्टमेंट नहीं चलेगी, क्योंकि ये लोगों का पैसा है जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो आगे। ठीक है, वैल्यूएशन बैलेंस शीट का मतलब होता है द बैलेंस शीट ऑफ लाइफ, द बैलेंस इन द लाइफ इंश्योरेंस फंड
कैन नॉट बी टेकन एज अ प्रॉफिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। हाँ बिल्कुल बराबर है। अब जो लाइफ इंश्योरेंस फंड में आप पैसा डाल के रखते हो ना, ठीक है, अभी अभी मैंने बताया था लाइफ इंश्योरेंस फंड मतलब एक रिजर्व क्रिएट किया जाता है, वो कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए नहीं करती है, ठीक है। फ्यूचर में कुछ नेट लाइबिलिटी आ गई, आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ गए, तो उसको क्या, उसको पे ऑफ करने के लिए ये रिजर्व फंड क्रिएट किया जाता है। एंड सच कैलकुलेशन इज डन बाय एक्चुअरीज। एक्चुअरीज वो एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपके बिजनेस के ह्यूज कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। फॉर दिस पर्पस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लाइबिलिटी ऑन ऑल द पॉलिसीज इन फोर्स एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्रीमियम टू बी रिसीव्ड ऑन ऑल द पॉलिसीज इज फोर्स इज कैलकुलेटेड। मतलब आपको फ्यूचर लाइबिलिटी आगे चल के कितना कितना आपको लाइबिलिटीज पे करनी पड़ेंगी, एक तो वो, और प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्रीमियम, मतलब आगे चल के जो आपको प्रीमियम मिलने वाले हैं लोगों से 5 साल तक, 6 साल तक, 7 साल तक जो प्रीमियम मिलने वाला है, तो उसकी आज की वैल्यू क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, उसको साथ में लेके कैलकुलेट किया जाता है। कौन कैलकुलेट करता है, एक्चुअरीज कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअरीज कौन होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको इन बिजनेस के बारे में जानकारी होती है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना उनको आता है, उनको पता है कि फ्यूचर में कितना आपको क्लेम सेटल करना पड़ सकता है, अंदाजे से वो कैलकुलेट करके बता देते हैं। सो द एक्सेस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लाइबिलिटी, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस, अगर प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है अगर फ्यूचर लाइबिलिटी से ओवर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्रीमियम इज कॉल्ड नेट लाइबिलिटी। तो इस नेट लाइबिलिटी को कंपेयर किया जाता है लाइफ इंश्योरेंस फंड के साथ, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेट लाइबिलिटी मतलब मुझे कितना फाइनली पे करना पड़ेगा फ्यूचर में, उसको कंपेयर किया जाता है लाइफ इंश्योरेंस फंड, मतलब कितना आपके पास रिजर्व किए हुए हैं। सपोज आपको पे करना है 2 करोड़ और आपके लाइफ इंश्योरेंस फंड में पड़ा है 1 करोड़, समझ में आ रहा है। तो कंपेरिजन किया तभी तो पता चला प्रॉफिट है कि लॉस है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए मैं एक अलग से स्टेटमेंट बनाती हूँ जिसे कहते हैं वैल्यूएशन बैलेंस शीट। वैल्यूएशन मतलब वैल्यू करो कि मुझे प्रॉफिट मिल रहा है कि लॉस मिल रहा है। वैसे तो बैलेंस शीट में कभी प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ी पता लगता है, बैलेंस शीट जब हम क्लोज करते हैं तो टैली हो जाता है, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो कभी ये थोड़ी पता लगता है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस से। पर ये वैल्यूएशन बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें से मुझे प्रॉफिट एंड लॉस पता लगता है बिजनेस का, इंश्योरेंस बिजनेस का लिखा हुआ है देखो। द प्रॉफिट और लॉस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इज ascertained, मतलब डिटरमाइंड by preparing a statement called valuation balance sheet। आया समझ में क्या होता है ये, कुछ डाउट है इसमें, वैल्यूएशन बैलेंस शीट में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। Yes, ma'am. ठीक है, अभी आगे देखते हैं फाइनल अकाउंट्स में सारे आईसीएआई के आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो जो भी रूल्स हैं लिस्टेड सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के जो रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मैच्योरिटी पीरियड उसका और उसका कितनी रिटर्न्स जनरेट हो रहे हैं, वो सारे रूल्स आपके। इन्वेस्टमेंट अगर किसी प्रॉपर्टी में की हुई है तो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट, उसका एवरी 3 इयर्स में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, रिवैल्यूएशन निकालना, मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना, एक्चुअरीज के मदद से वैल्यूएशन बैलेंस शीट निकालकर एटलीस्ट ये पता लगाना कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो ये आ गया आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मतलब फाइनल अकाउंट बनाते समय आपको ये सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब होता है जो भी रूल्स एंड लॉज एप्लीकेबल होते हैं ना फाइनल अकाउंट बनाने के टाइम पे, वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज। नेक्स्ट होता है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर मतलब हर वो चीज़ आपको डिस्क्लोज करनी है जो 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 इम्पॉर्टेंट है, जो मटेरियल फैक्ट्स हैं आपके, ठीक है, वो आपको सारे के सारे डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। किसमें, ट्रांजैक्शंस, बुक्स ऑफ ट्रांजैक्शंस में, मतलब आपके फाइनल अकाउंट्स में, चाहे वो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी हो, एक्चुअल अजम्पशंस हो कि वैल्यूएशन करते समय एक्चुअल ने कुछ अजम्पशंस ली हैं, कमिटमेंट्स मेड या आउटस्टैंडिंग कुछ अमाउंट है जो आपको भरना है, बेसिस फॉर एमोर्टाइजेशन मतलब राइट ऑफ कुछ करना है आपको, पुराने कुछ डेट्स हैं जो जो डूब गए थे, आरडीडीज हो गई थी,
ठीक है, बैड डेट्स हो गए थे, अब उनको राइट ऑफ करना है। एमोर्टाइजेशन का मतलब है राइट ऑफ, तो उसका आप कैसे राइट ऑफ करते हो वो दिखाना, उसका मेथड। क्लेम सेटल जितने किए हैं आपने या कितने क्लेम्स आउटस्टैंडिंग है उसको अलग से सेपरेटली दिखाना। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बिजनेस के दिखाना। कंप्यूटेशन ऑफ मैनेजरल रेम्यूनरेशन, की मैनेजर की रेम्यूनरेशन कैसे कैलकुलेट करते हो उसका अलग से रिपोर्ट में शो करना। बेसिस ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, मतलब जितनी भी आपने प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करी हुई है उसको आपने कैसे रीवैल्यू किया, क्या मार्केट वैल्यू लिया, कौन से टाइम पे कितनी मार्केट वैल्यू थी, वो शो करना पूरे डिटेल में। हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ दोज इन्वेस्टमेंट्स, मतलब उनकी पुरानी जब खरीदा था तब कॉस्ट क्या थी, ये सब आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है, इसीलिए ये डिस्क्लोजर में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट है जनरल। जनरल इंस्ट्रक्शंस, जनरल इंस्ट्रक्शंस मतलब करस्पॉन्डिंग अमाउंट क्या है इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है, मतलब आगे अभी ओपनिंग बैलेंसेस, करस्पॉन्डिंग अमाउंट्स मतलब जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो ओपनिंग बैलेंस में दिखाकर आगे कितना कैरी फॉरवर्ड करना है। नियरेस्ट थाउजेंड्स में उसको राउंड ऑफ करना होता है। समझो अभी एग्जाम्पल ले लो, अमाउंट है 1,39,449, तो इसको नियरेस्ट थाउजेंड्स में कैसे राउंड फिगर करोगे, 1,39,449 है तो इसको 1,40,000 बना दो ना आप, या 1,38,000 बना दो। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? नियरेस्ट फिगर्स में उसको, थाउजेंड्स के फिगर्स में उसको राउंड ऑफ कर दो। ठीक है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल रिसीवेबल इन कनेक्शन, कोई भी अगर ऐसा इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, डिविडेंड मिल रहा है, कोई भी ऐसी इनकम है इन्वेस्टमेंट में से जो आपको जनरेट हो रही है, उसे ग्रॉस अमाउंट करके दिखाना है। उसके बाद आपको अलग से शो करना है कि कितना टीडीएस पे करना है। ठीक है, माइनस मतलब पहले ग्रॉस अमाउंट दिखाना है, फिर टीडीएस माइनस करके नेट अमाउंट शो करना है सेपरेटली, जैसे दिखाई दे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि टीडीएस कितना पे किया आपने। एक्सप्रेशन मतलब प्रोविजन, एक एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसको बोलते हैं प्रोविजन, विच मीन्स एनी अमाउंट टू बी रिटन ऑफ, जैसे डेप्रिसिएशन, रिन्यूअल ऑफ द एसेट्स, या कोई ऐसा कोई गुडविल राइट ऑफ करते हैं हम लोग, गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, आरडीडी को राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ करते हैं, ये सारे प्रोविजंस होते हैं। इसको अलग हेडिंग में दिखाना पड़ता है जिसका नाम होता है प्रोविजन। और एक होता है अलग टाइटल, एक्सप्रेशन मतलब यहाँ पे टाइटल पकड़ लो आप, एक टाइटल होता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पर्टिकुलर पॉलिसी के ऊपर जो लाइबिलिटीज हो चुकी है, इनकर हो चुकी हैं या होने वाली हैं, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज मे और मे नॉट अराइज, तो उसे लाइबिलिटीज में इंक्लूड किया जाता है, ना कि प्रोविजंस में। प्रोविजंस तो वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आगे चल के आपको राइट ऑफ करने हैं। ठीक है, कंपनी शुड मेक ऑल द प्रोविजंस फॉर डैमेजेस अंडर लॉ सूट्स, मतलब रूल्स में आपको शो करना जरूरी है, पॉलिसी के कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस में शो करना जरूरी है कि अगर इतना डैमेज हुआ तो इतना प्रोविजन कंपनी करके रखती है। ठीक है, रिस्क अज्यूम्ड इन एक्सेस ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजन शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड, मतलब अगर आप कोई ऐसा है एसेट जिसके ऊपर रिस्क आपने अज्यूम किया है कि इतना रिस्क होने वाला है, इतना रिस्क इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर एसेट में, तो वो आप सेपरेटली उसको डिस्क्लोज करो। एनी डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट शुड बी शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम अनकमिटेड रिजर्व्स, मतलब ऐसा कोई अनकमिटेड रिजर्व है तो उसमें से आप डिडक्ट कर लो। क्या डिडक्ट कर लो? अगर कोई लॉस हो गया तो। पर यहाँ पे तो मैम प्रॉफिट और लॉस लिखा हुआ है, आगे पढ़ो। एनी डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब लॉस, किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस कब आता है? जब लॉस होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो कोई भी अगर ऐसा लॉस आ गया है तो उसे डिडक्ट कर लो, डिडक्शन फ्रॉम अनकमिटेड रिजर्व। अनकमिटेड रिजर्व कौन से होते हैं? जिसमें कोई ऐसे रिजर्व जो ऐसे ही पड़े हैं मेरे पास और मैंने कमिट नहीं किया है कि ये मैं शेयर होल्डर्स के लिए रख रही हूँ, ये मैं पॉलिसी होल्डर्स के लिए रख रही हूँ फ्यूचर इमीडिएट पेमेंट्स के लिए, तो उसे कहते हैं अनकमिटेड। मतलब मैंने ये रिजर्व्स के लिए कोई कमिटमेंट नहीं दी कि ये रिजर्व सिर्फ इसके लिए ही है, कुछ एक्स्ट्रा रिजर्व्स मैंने क्रिएट करके रखे, उसमें से ये लॉस सेटल कर दो, लॉस को माइनस कर दो, मतलब सेटल कर दो, एडजस्ट कर दो। तो ये सारे क्या पढ़े हमने, क्या थी ये सारी पॉइंट्स? फाइनल अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स।
देखो फाइनल अकाउंट्स, लाइफ इंश्योरेंस के फाइनल अकाउंट्स के लिए ये सारी पॉइंट्स फॉलो करना ज़रूरी होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, डिस्क्लोजर्स, ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस, ये सब आपको फॉलो करना पड़ता है। मैनेजमेंट रिपोर्ट, ये भी इसका ही पार्ट है। मैनेजमेंट रिपोर्ट बनानी पड़ती है अलग से, जिसमें आप मैनेजर को कभी अपॉइंट कर रहे हो, कौन सी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, सर्टिफिकेट्स रजिस्टर करना कंपनी के, ये सारे उसी रजिस्टर में लिखे होते हैं, रिपोर्ट में लिखे होते हैं, मैनेजमेंट के रिपोर्ट में। कितना डिविडेंड कंपनी पे करती है शेयर होल्डर्स को, वो भी मैनेजमेंट के रिपोर्ट में आपको क्लियरली दिखाई देता है। आउटसाइड इंडिया और इंडिया में कितने ब्रांचेस हैं, कौन सा बिजनेस चल रहा है, कौन सी पॉलिसीज इशू की जा रही हैं इंडिया में और आउटसाइड इंडिया में, वो भी मैनेजमेंट रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होती है। कितने मार्जिन आप, सॉल्वेंसी मार्जिन कितना मेंटेन करते हो, मतलब सडन कोई कॉन्टिजेंसी आ गई, कोई इमीडिएट पेमेंट करनी है अभी सडनली, तो आप सॉल्वेंसी मार्जिन में से कितना अमाउंट फेच करके निकाल के उसको उसको पे कर रहे हो बाहर एक्सटर्नल पार्टीज को, तो सॉल्वेंसी मार्जिन कितना है, कितना पेमेंट किया है, ये सारे मैनेजमेंट रिपोर्ट में शो किए जाते हैं। कितनी एसेट्स हैं, उनकी वैल्यूएशन क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, आज की मार्केट वैल्यू क्या है, अगर बेचने गए तो कितना प्रॉफिट हुआ, सो दैट आल्सो हैज टू बी शोन इन मैनेजमेंट रिपोर्ट। मतलब बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैनेजमेंट रिपोर्ट में दिखाए जाते हैं, ठीक है। या आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, किसी किसी इन्वेस्टमेंट, ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट है जैसे सिक्योरिटीज में है, रियल एस्टेट में है, किसी को लोन दिया हुआ है, पोर्टफोलियोज में इन्वेस्टमेंट है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी। डिस्क्लोजर ऑफ ऑल द ओवरऑल रिस्क एक्सपोजर, मतलब मैंने ऐसे कौन कौन से रिस्क लेकर रखे हैं, ओवरऑल रिस्क एक्सपोजर कितना है मेरी कंपनी का, ठीक है, और उसे कम कैसे किया जा सकता है, मिटिगेट मतलब कैसे उसको कम किया जा सकता है ओवरऑल रिस्क को, ठीक है, तो उसकी स्ट्रैटेजीज, ये सब कुछ मैनेजमेंट रिपोर्ट में शो किया जाता है। एंड लास्ट पॉइंट है फाइनल अकाउंट्स की, कि कैसे फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या शो किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। वो हमने पहले भी देखा, अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है तो ARA रेवेन्यू अकाउंट, PL अकाउंट, BS बैलेंस शीट, और अगर जनरल इंश्योरेंस कंपनी, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है तो BRA, BPL एंड BBS, ठीक है, समझ में आया। ये पूरा हमने लाइफ के बारे में पढ़ा, जो भी पढ़ा ना वो लाइफ के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट आएगा फाइनल अकाउंट्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी। अभी अभी हमने क्या पढ़ा है, ये पूरा फाइनल अकाउंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है, सेम पॉइंट्स है, सेम, सिर्फ जहाँ जहाँ लाइफ इंश्योरेंस है ना वहाँ पे जनरल इंश्योरेंस, पॉइंट्स भी सेम है। अगर आप देखोगे तो देखो, फाइनल अकाउंट्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस के लिए भी तो आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं ना, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मतलब वही स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ICAI से इशूड किए जाते हैं, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज डिस्क्लोजर, आपको हर एक वो चीज़ डिस्क्लोज करनी है, वही सब सेम, कितने क्लेम सेटल करने हैं, कितने री इंश्योरेंस बिजनेस है मेरा, कितना मेन मेरा बिजनेस है, प्रीमियम कितना रिसीव कर रही हूँ मैं, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन कितने क्लेम सेटल हो चुके हैं, कितने आउटस्टैंडिंग है, फेयर मार्केट वैल्यू क्या है प्रॉपर्टीज़ की जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जनरल इंस्ट्रक्शन सेम वही पूरा, अभी यहाँ पे इनफैक्ट उन्होंने शॉर्ट कर दिया क्योंकि वहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है ना, तो यहाँ पूरा सेम देखो लिखा हुआ है, इन एडिशन टू जनरल इंस्ट्रक्शंस रिलेटिंग टू लाइफ इंश्योरेंस, मतलब सेम लाइफ इंश्योरेंस में ही जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है ना वो सेम, लेकिन उसके अलावा ये भी आपको दिखाना है, इनकम फ्रॉम रेंट शुड नॉट इंक्लूड एनी नोशनल रेंट। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में अगर कोई आपको रेंट मिल रही है उसमें नोशनल रेंट नहीं दिखा सकते, वेयर इज लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में नोशनल रेंट दिखा सकते हैं कि मिलने वाली है, अंदाजे से हमने इतनी कैलकुलेट करी हुई है, बट जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में ऐसा नहीं हो सकता। मैनेजमेंट रिपोर्ट वही सब सेम पॉइंट्स, सब कुछ सेम, मैनेजमेंट की ड्यूली ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट, accepting the certificate to the effect that no part of business is directly or indirectly applied to the contravention of the provisions, मतलब ऐसा कोई भी बिजनेस हमारा नहीं है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूल्स को कॉन्ट्रावेंट करते हैं, कॉन्ट्रावेंशन मतलब रूल्स के ऑपोजिट में जाते हैं, उसका एक फाइल आपको अटैच करना पड़ता है, सारी रिपोर्ट बनानी पड़ती है मैनेजमेंट को, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स आपको पता होना चाहिए, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स में अगर जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है
तो BRA रेवेन्यू अकाउंट, BPL PNL अकाउंट एंड BBS दैट इज बैलेंस शीट। ठीक है, रेवेन्यू अकाउंट में आप सेपरेटली दिखाते हो, फायर का अलग से, मेराइन का अलग से और मिसलेनियस बिजनेस का अलग से। सिमिलरली वैसे ही सेपरेट शेड्यूल्स भी बनाने पड़ते हैं, मेराइन कार्गो का अलग, मेराइन अदर देन कार्गो का अलग बनाना पड़ता है। फॉलोइंग क्लासेस मतलब जैसे इंश्योरेंस बिजनेस लाइक मोटर, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन इंश्योरेंस, इंजीनियरिंग इंश्योरेंस, पब्लिक लाइबिलिटी एविएशन इंश्योरेंस मतलब एयरप्लेन्स, एविएशन मतलब जो भी रॉकेट्स, एयरप्लेन्स, जो जो मतलब एविएशन का मतलब जैसे एयरप्लेन्स जो हवा में उड़ते हैं जैसे रॉकेट एंड ऑल, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी आपकी एसेट्स हैं, पर्सनल एक्सीडेंट, हेल्थ इंश्योरेंस, अदर्स, मतलब आपको इन सबके शेड्यूल्स अलग अलग मेंटेन करने पड़ते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है इतना सबको? तो आगे बताऊं? ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी बताऊंगी मैं आपको। पहले बताओ, आपको इतना क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यहाँ तक क्लियर Yes. हुआ? ठीक है, अभी ना हम लोग क्या करते हैं, 3 मिनट्स पेंडिंग है। ठीक है, चलो ये कॉन्सेप्ट्स पूरे कर लेते हैं। 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, रिजर्व फॉर एन एक्सपायर्ड रिस्क, प्रीमियम, क्लेम्स। बहुत सिंपल है, आपको पता ही है ऑलरेडी क्या होता है ये। रिजर्व फॉर एन एक्सपायर्ड रिस्क ये क्या होता है, आपको मैंने याद है सिखाया था। रिजर्व फॉर एन एक्सपायर्ड रिस्क का मतलब क्या होता है, कंपनी आपसे प्रीमियम एडवांस में ले लेती है, लेकिन डैमेज, अगर प्रॉपर्टी को डैमेज होना है, लाइफ की डेथ होनी है, तो वो तो फ्यूचर में होनी है ना। पर प्रीमियम तो कंपनी आपसे एवरी ईयर चार्ज करती है, एवरी मंथ चार्ज करती है। क्या पता प्रॉपर्टी को डैमेज पता नहीं हो भी कि नहीं हो। तो जो कंपनी आपसे प्रीमियम एडवांस में चार्ज करती है फॉर द रिस्क मे हैपन इन द फ्यूचर, उसको कंपनी को रिजर्व करके रखना पड़ता है प्रीमियम को। सारा का सारा कंपनी प्रीमियम इन्वेस्ट नहीं कर सकती है, सारा का सारा इन्वेस्ट कर दिया तो पैसा बचेगा कैसे? कल को कुछ ऐसा हो गया और कंपनी को पे करना पड़ा तो पैसा कहाँ से लाएगी कंपनी? तो इसीलिए कंपनी को रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है, रिजर्व। उसे कहते हैं अनएक्सपायर्ड रिजर्व। क्यों अनएक्सपायर्ड है? क्योंकि अभी फ्यूचर डेट आई नहीं है ना, एक्सपायरी नहीं आई है, इसकी ड्यू डेट नहीं आई है। अनएक्सपायर्ड रिस्क को अनएक्सपायर्ड रिस्क करके एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है कि फ्यूचर में मुझे इसमें से कुछ तो डैमेज अगर हो गया प्रॉपर्टी को, तो मुझे ये पर्टिकुलर प्रीमियम इतना पे करना पड़ेगा। तो प्रोविजन बनाया जाता है, प्रोविजन मतलब रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क बनाया जाता है। 100% इन केस ऑफ मेराइन इंश्योरेंस एंड 50% इन केस ऑफ अदर्स, मतलब जैसे फायर, मिसलेनियस, हेल्थ इंश्योरेंस और एक्सेट्रा, ट्रैवलिंग इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस। इन सब के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? प्रोविजन। रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क में कितना प्रोविजन करके रखना पड़ता है? 50% आपके नेट प्रीमियम का। और मेराइन इंश्योरेंस में कितना करना पड़ता है? 100% ऑफ योर नेट प्रीमियम। याद है, हमने ये प्रैक्टिकली सम्स किए हैं एफआरए में। कम ऑन टेल मी, यस नो, याद है कि नहीं? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट इज प्रीमियम। आपको पता है प्रीमियम, प्रीमियम हम कैसे भी कलेक्ट कर सकते हैं, कैश में, चेक में, ओवरड्राफ्ट के, बैंक ओवरड्राफ्ट के थ्रू, डेबिट कार्ड के जरिए, क्रेडिट कार्ड के जरिए, ई ट्रांसफर के जरिए। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है दो जनों के बीच में जिसकी वजह से प्रीमियम अराइज होते हैं। प्रीमियम रिसीव्ड इन एडवांस इज बिकॉज आप प्रीमियम एडवांस में ले लेते हो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, देयरफॉर ये अनएक्सपायर्ड रिस्क का जो आप रिजर्व क्रिएट करते हो ना, ये करंट लायबिलिटी होती है, बिकॉज ये मे भी हमको फ्यूचर में पे करना पड़ना सकता है ना। तो इसीलिए आपको करंट लायबिलिटीज के नाम पे ये शो करना पड़ता है कि प्रीमियम रिसीव्ड इन एडवांस, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, जो प्रीमियम रिसीव्ड इन एडवांस में से नेट प्रीमियम में से कैलकुलेट किया जाता है। और लास्ट है क्लेम्स। क्लेम्स मतलब कंपनी का सबसे बड़ा एक्सपेंस, जो जिसमें इंक्लूड होते हैं लीगल एक्सपेंसेस, सर्वेयर फीस, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, ये सब क्लेम्स में इंक्लूड किया जाता है। क्लेम्स ये वो अमाउंट होता है जब वाकई में प्रॉपर्टी और ऐसी कोई एसेट को डैमेज हो गया, तो कंपनी आपको ये